वेलकम टू यूपीएससी 5 लेट्स डू इट टुगेदर। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज मैं पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज में फोर्थ लेक्चर लाया हूं जिसमें हम जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स। जिस तरह लेक्चर 3 में दोस्तों हमने जाना कि पॉलिटिकल थॉट्स होते क्या हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज क्या होती है और एक इंट्रोडक्शन लिया पॉलिटिकल साइंस का, उसके स्कोप का। तो आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की तरफ और इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं वो डिफरेंट फेसिस और ईरा से निकले और आज जो मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो किस तरह से हम वहाँ पे पहुँचे। तो एज यू नो आई स्टार्ट विद माई लेक्चर विद द कोटेशन और आज की कोटेशन है, ऑल आर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। दोस्तों इसी के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे हमारे आज। पहला ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स। जानेंगे कि किस तरह से डिफरेंट एराज में क्या पॉलिटिकल थॉट्स थे, क्या डेवलपमेंट थे, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स रहे। पहले एक ओवरव्यू लेंगे, फिर उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेस्टर्न टर्म जो है इसका मीनिंग टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। 5th सेंचुरी BC से अभी तक इसका क्या मीनिंग चेंज हुआ है, डिफरेंट एराज में क्या मीनिंग रहा है। जैसे एंशियंट एरा में इसको ग्रीस और इटली कंसीडर किया जाता है वेस्टर्न नेशंस को, फिर मेडिवियल में यूरोपियन नेशंस को, और आज के टाइम पे एक डेमोक्रेटिक और एडवांस इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक नेशंस हैं उनको कंसीडर किया जाता है। तो ये आज थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। फिर हम थोड़ा डिटेल में करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि एंशियन ग्रीक, मेडिवल यूरोपियन और मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के क्या यूनिक करेक्टरिस्टिक्स थे या हैं। फिर हम जो यूनिक कैरेक्टर मैंने दोस्तों अपने लेक्चर्स में लाया, पर्सनल पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी। एट द एंड ऑफ एवरी लेक्चर आई प्रोवाइड सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, तो जो आप अपने पॉलिटिकल साइंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं और उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। एंड यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एनी टाइम। आपका कोई भी डाउट हो दोस्तों, वी विल क्लियर दैट। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से डेवलपमेंट होती है पॉलिटिकल थॉट्स की। सबसे पहले जैसे हमने थर्ड लेक्चर में भी देखा कि जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं जो वो कहाँ इमर्ज होते हैं, सबसे पहले ग्रीस में इमर्ज होते हैं। और इवन जो पॉलिटिकल वर्ड है वो इटसेल्फ हैज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस, जिसका मतलब सिटी स्टेट होता है। तो जो एंशियंट ग्रीक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थे वो 4th बिफोर क्राइस्ट एरा से 5th सेंचुरी AD तक जाते हैं, ऑलमोस्ट फॉर द 900 ईयर्स। तो यहाँ पे जो सबसे यूनिक करेक्टरिस्टिक्स रहता है वहाँ पे डोमिनेंस ऑफ रीज़न रहती है दोस्तों, और प्रेवलेंस ऑफ लॉजिक। यहाँ पे देखिए उस समय भी एंशियंट उस ईरा में भी एक रीज़न और लॉजिक की जो थी उसकी डोमिनेंस रही है। लोग अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या रिलीजन में ना देख के रीज़न बेस्ड सॉल्यूशन निकालते थे। तो ये सबसे यूनिक करेक्टरिस्टिक है। और इवन इतनी बढ़िया इनके पॉलिटिकल थॉट्स हैं, इतने अच्छे पॉलिटिकल थॉट्स हैं कि आज के टाइम पे भी उनका रेलिवेंस है दोस्तों। और जो महान उस समय के पॉलिटिकल स्कॉलर्स थे वो सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सारे वहाँ के उस समय फेमस स्कॉलर्स रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मेडिवियल यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट्स की। दोस्तों आपने कभी सोचा कि हमारे सिलेबस में मेडिवियल पॉलिटिकल थॉट्स क्यों नहीं हैं? बिकॉज उस समय जो था दोस्तों वो डोमिनेंस ऑफ रिलीजन रहती है ओवर रीज़न, इसलिए इसको एक डार्क एज भी कहा जाता है और एज ऑफ रिलीजन भी कहा जाता है। ये 5th to 15th सेंचुरी हमारी एग्जिस्ट करती है ऑलमोस्ट फॉर 1000 ईयर। तो इस समय क्या होता है कि चर्च जो है वो इतना पावरफुल बन जाता है, ये आपके सारे जितने भी पर्सनल, इवन आपके पर्सनल डे टू डे लाइफ अफेयर्स जो है ये सब डोमिनेट करते हैं और डायरेक्ट करते हैं। और इवन दे बिकेम सो पावरफुल कि एग्जीक्यूट करने का जो लोगों को राइट है वो भी चर्च को मिल जाता है दोस्तों। तो इसलिए इस एज को एक डार्क एज कहा जाता है और यहाँ पे लोगों को फ्रीडम नहीं होती है ज़्यादा सोचने की, और इसलिए कोई पॉलिटिकल थॉट्स इस एरा में इमर्ज नहीं होते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। होता क्या है दोस्तों, फिर यहाँ पे जो होली रोमन एम्पायर है जो चाहता है कि सारी तरफ चर्च का रूल रहे, तो वो एक वॉर पे आ जाता है जहाँ पे सिविल वॉर चलती है 1618 से लेके 1648, ऑलमोस्ट फॉर द 30 ईयर्स एक सिविल वॉर चलती है दोस्तों बिटवीन द कैथोलिक एंड कैथोलिक वर्सेस द प्रोटेस्टेंट्स। इनके बीच में 30 ईयर्स की वॉर चलती है और वो वॉर एंड करती है और होली जो रोमन एम्पायर था उसको वीक कर देती है, और कहीं ना कहीं एक सोवरेन नेशन स्टेट का तरफ हम पहला स्टेप बढ़ाते हैं।
और स्टेट जो है उसको लॉ मेकिंग पावर मिल जाती है, और यहीं से हमारा मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की इमर्जेंस होती है दोस्तों। तो जो हम देखेंगे ये सिविल वॉर एरा में जो है मैकियावेली एंड द हॉब्स जो थे वो इस एरा को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके जो मैकियावेली है उसको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है, बिकॉज उन्होंने बताया कि स्टेट जो है वो नेचुरल एक आर्टिफिशियल कंसेप्ट है, और हमें उन्होंने बताया कि किस तरह से स्टेट को रूल करना चाहिए, राइट। तो वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो रेनेसेंस एंड द रिफॉर्मेशन, दिस आर द यूनिक फीचर ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दोस्तों। फिर इसके अलावा इसको एनलाइटनमेंट एज भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे फिर से रिलीजन की जगह रीज़न डोमिनेट करने शुरू कर देता है, और लोग रेदर देन लुकिंग एट द स्पिरिचुअल थिंग, वर्ल्डली थिंग्स को थिंग्स की तरफ अपना सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट थिंकर्स इस एरा के हैं लॉक, रूसो, मिल, मार्क्स, ये सारे मॉडर्न हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। बात करते हैं जो मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न टर्म जो था उसका मीनिंग किस तरह से टाइम टू टाइम चेंज हुआ है दोस्तों। तो एंशियंट टाइम में जो था वेस्टर्न नेशन का मतलब था ग्रीस और इटली की कंसीडर किया जाता था। मैंने आपको यहाँ मैप पे भी दिखाया कि ग्रीस और इटली को उस समय कंसीडर किया जाता है एज अ वेस्टर्न नेशन। फिर 15th सेंचुरी जैसे जैसे आगे हम बढ़े, यूरोपियन नेशन जो एक्चुअली में कॉलोनियल और एक्सपेंशनिस्ट पावर्स थी, जो बाकी नेशंस को, जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस थे उनको अपनी कॉलोनीज बना रही थी और एक्सपैंड कर रही थी अपने आप को, तो उन नेशंस को उस समय फिर वेस्टर्न टर्म के अंदर लाया गया, जिसमें मोस्टली यूरोपियन नेशंस थे दोस्तों। तो ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी हम देखेंगे यूरोपियन एंड द एलाइड नेशंस जितने थे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, कनाडा एंड द न्यूजीलैंड, दे ऑल वर कंसीडर्ड एज द वेस्टर्न नेशन। और हम फिर देखेंगे कि देखिए वर्ल्ड वॉर 2 होता है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें पता है कोल्ड वॉर ईरा आता है। कोल्ड वॉर ईरा में एक ब्लॉक बनता है जिसको हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहते हैं, लेड बाय द यूएसए, और दूसरी तरफ एक कम्युनिस्ट ब्लॉक बनता है विच इज़ लेड बाय द सोवियत यूनियन, राइट। तो जो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट नेशन होते हैं उस समय, तो उन नेशंस को वहाँ पे वेस्टर्न कहा गया। मोस्टली द यूएस ब्लॉक जो था उसको वेस्टर्न नेशन कहा गया, जिसमें नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्टर्न यूरोप आ जाता है। और फिर हम देखेंगे कि आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ, जितने भी डेमोक्रेटिक और एडवांस्ड इकोनॉमिक नेशन है उनको हम वेस्टर्न टर्म के अंदर कनोट करते हैं, कंसीडर करते हैं, जिसमें यूएस, कनाडा, यूरोपियन नेशन, ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यूजीलैंड आता है, ठीक है दोस्तों। फिर मैं बात करूंगा कि एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट के बारे में। मैं बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि पहले हम देखेंगे कि वहाँ की पॉलिटिकल सोशल लाइफ कैसी थी ग्रीक्स की, और उस समय क्या कौन सी प्रैक्टिस फॉलो होती थी दोस्तों। देखिए ग्रीक हमें पता है कि सिटी स्टेट में डिवाइड हुआ था, छोटी छोटी सिटी स्टेट्स होती थी। मैंने आपको कल भी बताया, जैसे स्पार्टा, एथेंस, स्मॉल सिटी स्टेट्स में होता था, या पॉलिस कह सकते हैं इनको हम। तो ये पॉलिस जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट ऑटोनॉमस अर्बन सेंटर थे। ये मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल सिस्टम की वहाँ पे, और ये खुद ही अपने आप के सारे अफेयर्स को रेगुलेट करते थे, राइट। तो जो वहाँ पे ग्रीक्स थे ना, उनको ही सिर्फ टॉप जॉब्स, जितनी भी वहाँ पे गवर्नमेंट टॉप जॉब्स होती थी, होल्ड जो वो कर सकते थे, सिर्फ ग्रीक सिटीजन होल्ड कर सकते थे, और जितने भी बाहर के लोग थे वो उसको नहीं उसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते थे दोस्तों। तो ये यहाँ पे ये सिटीजनशिप के कंसेप्ट में बिलीव करते थे। एक्चुअली में क्या था, जो ग्रीक थे ना वो एक सेल्फ सुपीरियरिटी में बिलीव करते थे। दे बिलीव कि हम सुपीरियर्स हैं, और जितने भी बाहर के लोग हैं या बाकी लोग हैं वो बारबेरियंस और अनसिविलाइज्ड हैं। दे डोंट नो हाउ टू लाइक इवन लिव अ लाइफ। और इवन यहाँ इस हद तक वो लोग आप कह सकते हैं रेसिस्ट थे कि एरिस्टोटल ने स्लेवरी को हर तरफ से जस्टिफाई किया। उसने कहा इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज फॉर द स्लेव ऑल्सो। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। बाकी इकोनॉमिक लाइफ की बात करें, एग्रीगेरियन इकॉनमी थी वहाँ पे। तो सोशल लाइफ की, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, सोशल लाइफ जो थी वहाँ पे ग्रीस में सेंस ऑफ सुपीरियरिटी थी उन लोगों में, एंड दे बिलीव द ग्रीक जो थे वही सुपीरियर हैं, और जो बाकी हैं वो बारबेरियंस और अनसिविलाइज्ड हैं। जो अगर हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात करें या सोसाइटी के नेचर की बात करें, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, लड़कियों को इक्वल राइट्स नहीं मिले थे, इनइक्वालिटी में बिलीव करते थे, स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी दोस्तों, स्लेवरी को हर तरफ से वो जस्टिफाई करते थे। सोसाइटी जो थी क्लास बेस्ड ऑक्यूपेशन पे डिवाइड थी। हमारे जैसे वर्ना बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी है, वैसे क्लास बेस्ड थी, लेकिन वहाँ पे भी क्लास बेस्ड थी, लेकिन यहाँ पे जैसे बाय बर्थ है, वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन थी दोस्तों। हिरारिकल एंड ग्रेडेड सोसाइटी थी, मैंने बताया कि वो सिटीजन्स होते थे, देन उनमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब ऑक्यूपेशन, और जो स्लेव्स होते थे उनको एक अलग कैटेगरी में डाला जाता था। एंड देन द ग्रीक सॉट द आंसर टू देयर प्रॉब्लम इन द रीजन, नॉट इन रिलीजन। तो रीजन बेस्ड रैशनल अप्रोच थी उन लोगों की दोस्तों।
तो यही चीज़ उनको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती थी उस समय। अब बात करेंगे, देखिए अर्नेस्ट बाकर जो बहुत बड़े पॉलिटिकल स्कॉलर हैं, उनका मानना है कि पॉलिटिकल थॉट तो ग्रीक के साथ स्टार्ट हुए ही हुए, वो हमने पढ़ा और हम जानते भी है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे, ना कि उसी समय के एंशियंट टाइम के बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न टाइम। तो अर्नेस्ट बाकर की कमेंट्री आप अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स का हमारे आज के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में और उस समय के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में भी। ओके दोस्तों, और इसके पीछे रीज़न क्या रहा है? इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिकॉज उनका एक रैशनल माइंडसेट था, सेकुलर आउटब्रेक थी, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द सिटी स्टेट बाय द ग्रीक्स। देखिए सेकुलर आउटब्रेक थी, वो लोग, मैं मानता हूँ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, स्लेवरी, आप लोग कहेंगे स्लेवरी में सब बिलीव करते थे, तो लेकिन वो इट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सम कास्ट रिलीजन, राइट, इट वाज जस्ट सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ ऑफ प्लेस, राइट। तो इसलिए वो एक स्लेवरी का एक अलग कंसेप्ट हो गया, एक सेकुलर आउटलुक जो हो गया वो अलग कंसेप्ट हो गया। एंड दिस सिटी स्टेट जो थी ये एक्चुअल में एक किस्म की लेबॉर्ट्री आप कह सकते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड द पॉलिटिकल सिस्टम्स इवन। अब देखिए छोटे छोटे जब सिटी स्टेट्स थे तो कहीं पे कोई और पॉलिटिकल सिस्टम था, कहीं पे कोई और पॉलिटिकल सिस्टम था, अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वहाँ एग्जिस्ट करते थे, तो उसके लिए काइंड ऑफ आपके लेबॉर्ट्रीज थी जहाँ पे ये सब एक्सपेरिमेंट होते थे, और उनके जब रिकॉर्ड्स हमने देखे तो हमने उससे बेहतर तरीके से जाना कि किस पॉलिटिकल सिस्टम और किस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। रैशनलिज्म, नेचर में जो उनके पॉलिटिकल थॉट्स थे रैशनल थे, रीज़न बेस्ड थे। इंडिविजुअलिस्टिक एलिमेंट था, हाँ ये थोड़ा अपने बारे में सोचते थे, इंडिविजुअलिस्टिक को ज़्यादा इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देते थे रेदर देन द कलेक्टिविज्म। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, देखिए द रिपब्लिक बुक जो है उसमें प्लेटो ने एजुकेशन के बारे में इतना बढ़िया तरीके से अपनी थ्योरी दी एजुकेशन, जो आज के टाइम पे भी एप्लीकेबल है। पूरा करिकुलम किस एज कैटेगरी के एज को क्या पढ़ाना चाहिए और किस तरह से वो डिवाइड होना चाहिए अलग अलग क्लासेस में, बहुत बहुत डिटेल में दिया है। और इवन इतने अच्छे तरीके से, देखिए रूसो जो हैं इतने महान फ्रेंच पॉलिटिकल स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा है कि जो रिपब्लिक है इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन द एजुकेशन। तो इसलिए ये एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। इनइक्वालिटी में बिलीव करते थे, वो हमने अभी देखा क्यों। लॉ में बिलीव करते थे कि स्टेट के जो लॉज हैं वही सुप्रीम फाइनल हैं, उसको सबको मानना है। स्लेवरी वॉज प्रैक्टिस। सिटीजनशिप पे व्यूज़ थे कि किसको सिटीजनशिप मिलेगी, किसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। हम देखेंगे एरिस्टोटल ने इतने बढ़िया पॉलिटिकल थॉट्स दिए हैं, उसमें से सिटीजनशिप पे दिया कि किसको सिटीजनशिप देनी चाहिए, किन किन कैटेगरी के लोगों को सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए। सेल्फ सुपीरियॉरिटी थी, वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते थे बाकी कंपैरिजन। जस्टिस ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन दोस्तों, जस्टिस में बहुत बिलीव करते थे। प्लेटो की इवन जो रिपब्लिक बुक थी उसका सब टाइटल ही यही था, द कंसर्निंग जस्टिस। उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि जस्टिस क्या होता है, जस्टिस को बहुत मानते थे। प्राइमेसी ऑफ डिस्कशंस, डायलेक्टिक मेथड में बिलीव करते थे, डिस्कशंस करते थे एक दूसरे से, आर्ग्यूमेंट करते थे, एंड देन उस जो फाइनल कंक्लूजन निकलता था उसी आर्ग्यूमेंट को ये ट्रू नॉलेज मानते थे। वो सॉक्रेट का हम मेथड देखेंगे डायलेक्टिक मेथड्स में, किस तरह से उसने बताया कि हमें एक लॉजिकल डिस्कशंस करनी चाहिए। सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल और लड़कियों को इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे। तो दिस आर द यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंशियंट ग्रीक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। अब हम देखते हैं मेडिवल यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट्स में क्या होता है। देखिए इस समय जो पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, रिलीजन है, दे ऑल वर मिंगल टुगेदर। और यहाँ पे जो चर्च था दे यूज टू रूल ओवर ऑल द इशूज, जितने भी चाहे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या कुछ भी हो, तो जो चर्च का डिसीजन था इट वॉज फाइनल, कोई आगे से आर्ग्यू नहीं कर सकता ना। इट चर्च बिकेम विद द टाइम सो पावरफुल इवन दे गॉट द राइट टू एग्जीक्यूट समवन दोस्तों। 5th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी रूल किया ऑलमोस्ट फॉर द 1000 ईयर। इसके मेन जो थिंकर थे मेडिवल के थॉमस एक्विनस, जो सेंट थॉमस कह सकते हैं इनको हम, तो ये मेन थिंकर थे इस एरा के। तो इस समय फिर हम देखते हैं कि राइज ऑफ रोमन एम्पायर होता है और रिलीजन जो है वो डोमिनेट कर लेता है, वो द रीज़न। और सारे अफेयर में जितने भी अफेयर्स हैं आपके लाइफ के, उस सब में रिलीजन डोमिनेट कर लेता है। चर्च जितने भी स्टेट अफेयर्स हैं सब में डोमिनेट करता है, एंड दे हैड द पावर टू एग्जीक्यूट इवन। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग दोस्तों। सो इसलिए यहाँ पे एक फ्रीडम नहीं थी लोगों को सोचने की, लोगों को अपने व्यूज़ रखने की, तो इसलिए यहाँ पे कोई पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं वो इमर्ज नहीं होते हैं दोस्तों। तो अगर बात करें कि करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, सबसे पहला है यूनिवर्सलिज्म।
ये बिलीव करते थे कि हमारे जितने भी हमारे अंडर स्टेट्स आती हैं वो सब एक कॉमन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, या इवन आप कह सकते हैं कॉमन चर्च अथॉरिटी के अंदर आए और जो चर्च बोले वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल हो। यूनिवर्सलिज्म में बिलीव करते थे। सोर्स ऑफ लॉ, देखिए ये लोग सोर्स ऑफ लॉ इनके ऐसा कोई उसमें में कोई सोर्स ऑफ लॉ नहीं होता था। इनके लिए जो चर्च ने कह दिया डैट इज़ द फाइनल सेइंग और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, वही उनके लिए सोर्स ऑफ लॉ माना जाता था। ग्रोथ ऑफ पेपसी होती है दोस्तों, मतलब पोप का जो आप देखेंगे उस समय जो पोप की अथॉरिटी है, जो पोप का पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं उस समय। इवन जो किंग है वो सिर्फ एक पपेट बन के रह जाता है एंड पोप इज़ द एक्चुअल आप रूलर कह सकते हैं। आप देखेंगे जैसे इस इमेज में मैंने दिखाया आपको कि किस तरह से एक पोप जो है वो किंग को ताज पहना रहे हैं, क्राउन पहना रहे हैं उनका। तो पोप जो है वही सब कुछ डिसाइड करते थे और किंग को डायरेक्ट करते थे कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है। फ्यूडलिज्म का एक कंसेप्ट इमर्ज होता है कि पहले तो किंग जो था काफ़ी लोगों को जो कुछ टास्क कंप्लीट करते हैं उनको लैंड देता था, फिर बहुत से वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स बन जाते हैं, फिर देन वो आगे जो है लोगों से अपने एज ए लेबर या फार्मर्स को अपनी लैंड जो है उस पर काम करवाते हैं, उस पर टैक्स करवाते हैं। फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट एक्चुअल में यही इसी एरा में इमर्ज होता है दोस्तों। फिर लैक ऑफ थ्योरी ऑफ सोवर्निटी, देखिए सोवर्निटी उस समय तो थी ही नहीं क्योंकि चर्च ही बिकेम ऑल पावरफुल, चर्च ही सारे अफेयर्स आपके डायरेक्ट करता था, तो किंग तो सिर्फ एक पपेट टाइप ही था। स्पिरिचुअल क्लेम टू सुप्रीमेसी, जो वहाँ पे रिलीजियस लीडर थे दे वर द ऑल पावरफुल एंड दे वर हैविंग द ऑल द क्लेम टू सुप्रीमेसी दोस्तों। इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की आता है, सिंगल मैन रूल मतलब आ जाता है, लेकिन वो भी हेरिडिटरी होता है। मोनार्की का भी इसी समय इंट्रोडक्शन होता है। को एग्जिस्टेंस ऑफ द टेम्पोरल एंड द स्पिरिचुअल अथॉरिटी, दोनों एग्जिस्ट करती हैं पैरेलली, लेकिन स्टिल स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो थी उस समय वो ज़्यादा पावरफुल थी दोस्तों। अब बात करते हैं मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की। देखिए इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमम थिंकर्स हमारे मॉडर्न एरा के ही हैं, लेकिन इसका क्रेडिट अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैकियावेली को जाता है। मैकियावेली वाज द फर्स्ट वन जिसने कहा कि हमारी जो स्टेट है इट्स एन आर्टिफिशियल रेदर देन नेचुरल, और उसमें कहा कि जो लीडर है उसको कैसे रूल करना चाहिए, किस तरह से कैलकुलेटेड एंड इफेक्टिवली रूल करना चाहिए। द प्रिंस उन्होंने बहुत बढ़िया द प्रिंस बुक लिखी है दोस्तों, इसमें पूरी तरह से डिटेल में बताया कि किस तरह से एक रूलर को शुड बी क्लेवर एज अ फॉक्स एंड द करेजियस लाइक अ लाइन। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी जो थी हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो अपने साथ द प्रिंस बुक कैरी करती थी कि कभी उनको कोई दिक्कत होती थी तो उस बुक को रेफ़र करती। तो इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि किस तरह से किंग को रूल करना चाहिए, मोलैरिटी वगैरह छोड़ देनी चाहिए। तो ये चीज़ ने एक मॉडर्न नेशन या मॉडर्न नेशन स्टेट का कंसेप्ट इमर्ज किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो मॉरल ऑर्डर्स जो हम चर्च या किसी की अथॉरिटी के अंडर आते थे उसको अलग करके कहा कि स्टेट एक आर्टिफिशियल सब्जेक्ट है, इसको कैसे रूल करना है वो रूलर को डिसाइड करना, किस तरह से रूल करना चाहिए। एक उन्होंने रूल करना इटसेल्फ में एक आर्ट है, तो इस तरह से मैकियावेली एक अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं। और इवन जो मैकियावेली ने जब अपने व्यूज़ रखे उसके बाद उन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स can be seen as an art, can be conceived as an art, right? In which the best ruler govern carefully and calculatively, right? About enemies, population and the timing of certain actions. तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि उन्होंने फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता मैकियावेली ने रियलाइज़ करवाया कि जो रूल करना है ना वो एक आर्ट है दोस्तों। हमें किस तरह से अपने एक्शंस लेने चाहिए, अपनी एनिमीज़ को किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए, उनके एक्शंस को किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए। तो एक आर्ट है, रेदर देन कि हम एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी की सुने कि हमें किस तरह से उनसे एक ऑर्डर्स लेने और सिंपली एग्जीक्यूट करने हैं। वी शुड रेदर देन टेकिंग एन ऑर्डर, इट्स एन आर्ट दोस्तों। तो यहीं से एक मॉडर्न नेशन का कंसेप्ट होता है। थॉमस हॉब्स जो हैं वो भी सेम मैकियावेलियन अप्रोच पे चलते हैं, लेकिन वो लार्ज स्केल पे चलते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक कॉमनवेल्थ होना चाहिए। कॉमनवेल्थ इज़ द वन हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। द लेविथियन उनकी बुक है, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि द स्टेट शुड बी सोवरन एंड द सेकुलर एंड द सिटीजन शुड गिव अप देयर एलिजेंस टू द चर्च एज वेल देयर राइट इन एक्सचेंज फॉर फिजिकल सिक्योरिटी। उन्होंने कहा आप लोग क्या करें, अपनी जितनी भी आप लोग चर्च की बातें मानते हैं, चर्च के अंडर आपके आता है, अपनी एलिजेंस दे के रखिए चर्च को, वो छोड़ दीजिए। और इवन आपकी जितनी राइट्स है एक्सेप्ट वन राइट, उन्होंने कहा दैट इज़ द राइट टू लाइफ, तो वो छोड़ के बाकी सब राइट्स आप अपने ऑल पावरफुल सोवरेन जो है कॉमनवेल्थ जिन्होंने नाम दिया उसको दे दीजिए, उसके बदले में आपको राइट टू लाइफ वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ से भी एक मॉडर्न नेशन स्टेट का कंसेप्ट इमर्ज होता है दोस्तों। तो जॉन लॉक की बात करेंगे। जॉन लॉक आपको शायद पता हो दोस्तों कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है जॉन लॉक के जो फिलॉसफी है, जो उसके पॉलिटिकल थॉट्स है उस पर बेस्ड है। ही वॉज वेल अहेड ऑफ हिज टाइम
इन्होंने एक स्ट्रिक्ट कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी दिया विद द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं। इन्होंने कहा सेपरेशन ऑफ पावर की बात की और बिलीव किया कि रेवोल्यूशन जो है इट्स नॉट ओनली ए राइट बट एट टाइम्स इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजनशिप। देखिए कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं। इट फॉर्म अ फाउंडेशन ऑफ अ मॉडर्न स्टेट थ्योरी। और जितनी मॉडर्न स्टेट थ्योरी जिसमें रेवोल्यूशन भी होना चाहिए, स्टेट के अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट करने की पावर भी होनी, राइट भी होना चाहिए, और हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर की जो कंसेप्ट बात करते हैं कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सब तीनों की सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात की इन लोगों ने, जॉन लॉक ने। तो ये यहाँ से एक हमारी आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे जब डिटेल में हम इन थिंकर्स को पढ़ेंगे कि मॉडर्न नेशन स्टेट की जो है हमारी एक नींव रखी जाती है, और इसी तरह से हमारी आज की जो नेशन स्टेट है, सोवरेन नेशन स्टेट, वो इमर्ज होता है दोस्तों। तो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की, तो ह्यूमन बीइंग इज़ द एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पे एक चीज़ को, सबसे बढ़िया चीज़ जो मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की दोस्तों, इंसान को सेंटर में रखा गया और बाकी चीज़ें बाद में। अब सबसे पहले इंसान के बेटरमेंट के लिए सोचा जाएगा, उसके बेटरमेंट के लिए काम किया जाएगा। अगेन इट वॉज ऑन द बेस्ड ऑफ द रीज़न, रैशनल आउटलुक आ गई वापस। National sovereignty, the sovereignty of the nation is the utmost priority. We are like as a nation, internally as well as externally, we are sovereign. Internal domestic politics में क्या अफेयर्स रहेंगे वो हम सोवरेन है, हमें कोई कंट्री डायरेक्ट नहीं करेगी, और एक्सटर्नली किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं हम लोगों को, उसके पर्सपेक्टिव में भी हम लोग सोवरेन दोस्तों। मटीरियलिस्टिक अप्रोच आ गई, यहाँ पे मटीरियलिस्ट हो गए। मैं आपको बताऊँगा ये डिटेल में कि किस तरह से एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच रहती है, एक हमारी एक यूटोपियन या आइडियलिस्टिक अप्रोच रहती है। मटीरियलिस्ट हो गया दोस्तों विच दोज लाइक स्कॉलर्स जो बिलीव करते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअल में है, दैट इज़ द व्हाट वी हैव इन एक्चुअल इज़ लाइक द रियल। और जो हमारे आइडियलिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि नहीं, वी शुड गो फॉर द आइडिया एंड वी शुड बिलीव कि आइडिया परफेक्ट होता है। जो मटेरियलिस्टिक आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है दैट इज़ नॉट परमानेंट, और वो टाइम के साथ चेंज होती है, लेकिन आइडिया इज़ द परमानेंट। बट जो मटेरियलिस्ट स्कॉलर्स होते हैं, दे बिलीव कि व्हाट मैटर इज़ कि जो एक्चुअल में इस समय एग्जिस्टिंग चीज़ है वही हमारे एक्चुअल में रियलिटी है। जो आइडियाज़ होते हैं दे ऑल आर यूटोपियन, ये हम देखेंगे। फिर क्रिटिकल एनालिसिस की एक हमारे एक कंसेप्ट इमर्ज होता है मॉडर्न थिंकर्स पॉलिटिकल थॉट्स में, कि हम हर चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। प्रोग्रेसिव एंड ऑप्टिमिस्टिक हमारे बाय नेचर थे पॉलिटिकल थॉट्स कि हम किस तरह से बेटरमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं दोस्तों। सेकुलर आउटलुक, सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, बहुत ये हमने देखा कि यूएस में भी सेकुलरिज्म आ गया, फिर चर्च की अथॉरिटी को अलग कर दिया गया। यूरोप में भी ऐसे कर दिया गया कि जो स्टेट फंक्शनिंग है और चर्च जो है उनको अलग कर दिया गया, राइट। तो नोशन ऑफ नेशन स्टेट की एक हमारी यहाँ पे इमर्जेंस होती है। पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या लिमिटेड गवर्नमेंट, जिसमें लोगों का पूरा हक है कि किस तरह से लोग हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग में, उसके फॉर्मेशन में। तो वो एक कंसेप्ट यहाँ इमर्ज होता है। लिमिटेड गवर्नमेंट मीन्स कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हमें कुछ राइट्स हैं, और गवर्नमेंट सिर्फ ऑल पावरफुल नहीं है, लेकिन सिटीजन्स को भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं अगेंस्ट द स्टेट एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट दोस्तों। तो यहाँ पे फिर जैसे पर्सनल पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी की बात की हमने, फ्यूडलिज्म की बात की मैंने। फ्यूडल लॉर्ड्स मर्ज हुआ उस समय, जो लैंड लॉर्ड्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जिन्होंने फिर लेबर हायर करके उस पर काम करवाते थे, तो किस तरह से उनको टैक्स करते थे। ये एक वर्ड है जो आप अपने आंसर्स में मेडिवल पॉलिटिकल थॉट से यूज़ कर सकते हैं। पैपसी, आप देख सकते हैं, मैंने इमेज में बताया कि किस तरह से पोप जो है बिकेम द, आज भी पोप का कंसेप्ट आपको पता है, पोप जो है वो ऑल पावरफुल बन गए, और दे यूज टू डायरेक्ट ऑल द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो इंडिविजुअलिज्म, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ रेदर देन कलेक्टिविज्म, रेदर देन सोसाइटी के बारे में सोचने से ज़्यादा आप लोग अपने इंडिविजुअल, यू पुट योर सेल्फ पीरियड टू द स्टेट या टूवर्ड्स द पीरियड टू द सोसाइटी, तो उसको इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। व्हेन यू पुट योर सेल्फ पीरियड टू द स्टेट, या आप कह सकते हैं सोसाइटी, राइट। तो सोवरेनिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज के टाइम पे, जब ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, WHO टाइप ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं, तो कितने हम सोवरेन हैं, ये हमने बहुत डिटेल में सोवरेनिटी कंसेप्ट पढ़ना है दोस्तों। तो ये कुछ पॉलिटिकल साइंस के कीवर्ड्स थे। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको आप मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉल अस, यू कैन फॉलो अस ऑन